नमस्कार मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सर, उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? अखिलेश यादव आजकल ट्विटर पर बड़े एक्टिव रहते हैं और योगी आदित्यनाथ पर सीधे सीधे कटाक्ष करते हैं। इतनी बौखलाहट किस लिए? असल में ये बौखलाहट कम, ओवर चार्जिंग कुछ ज्यादा है। वजह यह है कि जैसे अखिलेश यादव 2 चुनाव हार चुके हैं। पहले तो योगी 1 आई, फिर योगी 2 आई। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि लोकसभा का जो रिजल्ट आया, उसके बाद उत्तर प्रदेश के रिजल्ट और उसको अगर आप यूपीए के तौर पर देख लेंगी तो रिजल्ट में अखिलेश यादव की पिक्चर जो आई है वो काफी बेहतर आ गई है। लिहाजा अब उनके हिसाब से जो गणित है, जो आंकड़े हैं, जो रणनीति है, वो ये बताती है कि वो जितने ज्यादा वोकल, जितने ज्यादा हमलावर और जितने ज्यादा योगी आदित्यनाथ एग्रेसिव। या भारतीय एग्रेसिव रहेंगे, उससे उनका जो वोट बैंक है वो शायद और कंसोलिडेट होगा। और अगर गौर किया जाए तो इसको वो दो तरीके से तोड़ने की कोशिश में है। मसलन जैसे बुलडोजर की बात जब आई या एनकाउंटर की बात जब आई, तो जब बुलडोजर की बात आई तो उन्होंने मुद्दा उठाया कि सीधे तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है जिनकी संख्या ज्यादा है। दूसरी बात, एनकाउंटर की जब बात आई तो उन्होंने एनकाउंटर की भी जात बताई कि भाई जात ढूंढ कर ही एनकाउंटर किए जाते हैं। ये इस तरीके से वो उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका निशाना कौन हो सकता है? उनका निशाना सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और मुख्यमंत्री निशाना क्यों हो सकते हैं? क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में पार्टी के भीतर जो एक हाय तौबा एक लंबे समय से मची हुई है, उस हाय तौबा को जब टोन डाउन किया है पार्टी ने, तो उस टोन डाउन मसले को एक बार अखिलेश यादव फिर से उठाना चाहते हैं। और फिर एक बार लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कोई भी दिन होगा जब दिल्ली कोई बड़ा फैसला कर सकता है। और इसलिए वो गाहे बगाहे योगी आदित्यनाथ को ये याद भी दिलाते रहते हैं इन बयानों के जरिए। लेकिन जहां तक रही बात बौखलाहट की, तो वो बौखलाहट एक सत्ता पाने की भी होती है कि किसी तरीके से एक माहौल बनाया जाए। और ये माहौल फिलहाल फौरी तौर पर वो 10 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है। और 2027 में थोड़ा वक्त तो अभी है ही है, लेकिन धीमे धीमे जमीन बनाने के लिए हर मुद्दा, चाहे वो भर्ती हो, चाहे वो एनकाउंटर हो, चाहे वो लोडर हो, अगर आप गौर करें तो योगी आदित्यनाथ की छवि क्या है? योगी आदित्यनाथ की छवि ही लोडर से है, लॉ एंड ऑर्डर से है। इन सब चीजों को जितना वो डेंट कर पाएंगे, जितना स्क्रैच मार पाएंगे उस पर, जितना उसको ठेस पहुंचा पाएंगे आम लोगों के बीच में, ये उनके मुताबिक उनका एक पॉलिटिकल पोस्चर है, एक नया स्टेप है जिसके जरिए वो योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश भी करते हैं और उनको ये लगता भी है कि वो घेर भी जाएंगे। पर मनोज जी, लोग जब कंपैरिजन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर का, योगी राज का और अखिलेश की सरकार का, तो लोगों को पिछला सब कुछ इतिहास याद आ जाता है कि किस तरीके से उस वक्त माफिया का बोलबाला था, कैसे मंच पर अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते नजर आ रहे थे मुलायम सिंह यादव। वो तस्वीर भी बड़ी वायरल होती है। तो कंपैरिजन जब जब होगा लॉ एंड ऑर्डर का, भले ही वो डेंट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों को पुराना इतिहास भी तो याद आएगा, क्योंकि योगी की तो यूएसपी ही लॉ एंड ऑर्डर है। तो क्या लोग भूल जाएंगे कि अखिलेश के राज में क्या क्या होता था? आप तो भली भांति जानते हैं, आप तो उसी राज्य में रह रहे हैं, तो कैसा होता बिल, था उस वक्त? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चाहे मुलायम सिंह की सरकार देख ली जाए तब जब उनकी मायावती के साथ गठबंधन की सरकार बनी थी, या मुलायम सिंह की अकेले सरकार बनी थी, और उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार बनी थी। इन तीनों सरकारों को अगर देखा जाए तो मायावती के साथ जो गठजोड़ की सरकार थी, उस सरकार में तो खुद मायावती पर ही हल्ला बोला गया था। गेस्ट हाउस कांड हुआ था। मायावती के जिस कमरे में मायावती जान बचाकर छुपी हुई थी, उस कमरे के दरवाजे पर सिलेंडर लगा के ब्लास्ट किया गया था। वो तो सेंट्रल का अगर फौरी तुरंत एक हस्तक्षेप नहीं होता तो हम शायद एक और बड़ी घटना देख रहे होते, हम उसके गवाह होते। तो वो तो वजह ये थी कि मुलायम सिंह उस दौरान तमाम सारे अफसरानों के तबादले और उनकी तैनाती अपने मुताबिक करना चाहते थे। और मायावती उस मुताबिक वो काम नहीं करना चाहती थी, विदाउट विदाउट आपस में अंडरस्टैंडिंग के।
वहां से लेकर बाद में कि नहीं मायावती ने समर्थन वापस लेने की का ऐलान किया और ये हमला हो गया। मतलब मैं उसका गवाह रहा हूँ और क्या वो हमला था, और लगा था कि यहाँ पे बहुत हताहत हो जाएंगी चीजें। उस गेस्ट हाउस कांड की वजह से मायावती ने कभी मुलायम सिंह को माफ भी नहीं किया। खैर, ये अखिलेश यादव की बात थी कि जब उन्होंने मायावती से गठबंधन किया, वो नजारा दूसरा था। अब आते हैं मुलायम सिंह की अकेली सरकार पे। जब मुलायम सिंह की अकेली सरकार आई, उस सरकार में 3 तो बड़े ही कांड हुए। मसलन एक निठारी कांड हुआ, एक इलाहाबाद में मदरसा कांड हुआ जिसमें अतीक और अशरफ दोनों नामजद हुए। मासूम बच्चियों के साथ उस मदरसे में बलात्कार किया गया। वो मदरसा अतीक को अपनी हाउसिंग सोसाइटी बनाने में, जो वो टाउनशिप बना रहा था, उस मदरसे की एक बहुत बड़ी जमीन आ रही थी जिससे उसकी प्लानिंग की जो डिजाइन थी वो थोड़ी सी गड़बड़ा रही थी। तो प्लानिंग, उस डिजाइन को ठीक करने के लिए तमाम लड़कियों बच्चियों के साथ बलात्कार हुए। बाद में जैसे अतीक के खिलाफ कभी किसी ने गवाही नहीं दी, तमाम सारे जजेस ने सुनवाई नहीं की, लिहाजा अतीक बच निकला। इसी दौरान याद होगा आपको कि मुलायम सिंह का गठबंधन आरएलडी के साथ था, अजीत सिंह के साथ, और किरण पाल सिंह, मिराजुद्दीन, ये सब उसमें आरोपित थे जो मेरठ में कविता कांड हुआ था। एक एसोसिएट प्रोफेसर थी, उस एसोसिएट प्रोफेसर की बॉडी तो आज तक नहीं मिली, और उसमें सारे लोगों की सीडी थी उस कविता के साथ। और बाद में तमाम सारे मंत्रियों के इस्तीफे हुए, सीडी मार्केट हुई बहुत कस के, और सरकार हिली। लेकिन अचानक एक बंदा आता है, उसका नाम अगर मैं नहीं याद करूं, रविंद्र नाम था उसका। उसने कहा कि मैंने कविता को मारा। हालांकि कविता की लाश आज तक नहीं मिली, और बाद में डासना जेल में वो रविंद्र मर गया। ये 2 कांड हुए, मदरसा कांड, निठारी कांड। ये 2 कांड सरकार के बिल्कुल उस वक्त हुए जब सरकार दबाव पर थी। अब आते हैं अखिलेश यादव की सरकार पर। अखिलेश यादव की सरकार में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए। अखिलेश यादव की सरकार में पश्चिम की तरफ एक खनन को लेकर समाजवादी पार्टी के ही एक नेता ने मुलायम सिंह से शिकायत की। वो बेंगलोर में थे, और मुलायम सिंह ने, जबकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, और मुलायम सिंह ने उसी वक्त अनीता सिंह हुआ करती थी प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, और जबकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, मुलायम सिंह ने बेंगलोर से सीधे अनीता सिंह को फोन किया, और दुर्गा शक्ति नागपाल जो वहां की डीएम थी, उनको तुरंत निलंबित कर दिया गया, जबकि अखिलेश यादव को यह बात मालूम ही नहीं थी। मुलायम सिंह को राजनीति करना अच्छी तरीके से आता था। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा होनी थी, और मुलायम सिंह ने, अखिलेश यादव ने मिलकर यह बात तय की कि 84 कोसी परिक्रमा नहीं होने दी जाएगी, विश्व हिंदू परिषद को उसमें शामिल नहीं होने दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में तमाम सारे नेता गिरफ्तार हुए और माहौल बिगड़ा। लेकिन सहारनपुर के दंगों ने सारा नक्शा बदल दिया। उस नक्शे में न जाने कितने लोग मारे गए। फिर मारे गए लोगों को जब लोगों के कैंप लगाए गए, तो सर्दियां इतनी थी कि उस कैंप में तमाम सारे बच्चों की मौत हो गई। इतनी जबरदस्त सर्दी थी। बड़ा इंटरनेशनल लेवल का वो मुद्दा हुआ था। और उसी दौरान जो सैफई महोत्सव होता है, उसमें फिल्मी सितारे डांस भी कर रहे थे। तो मैंने ये सारे उदाहरण आपको केवल इसलिए दिए कि जब वो सरकारें थी, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये थी। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद 2 चीजें। एक, अगर कोई माफिया है, अगर कोई गुंडा है, अगर कोई डॉन है, तो उस डॉन के साथ जुड़े उसके छोटे गुर्गे की भी संपत्ति जब्त होगी। उसका घर भी लोडर के निशाने पर आएगा। ये ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एक सही प्रोपोर्शनेट में घर बना है, लीगल बना और लीगल घर तोड़ा गया। कोई लीगल घर नहीं तोड़ा गया। अगर लीगल घर तोड़ा गया होता तो आज तक किसी भी कोर्ट में उस लीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ किसी ने कभी कोई अपील क्यों नहीं की? बिल्कुल। एक भी अपील नहीं है, एक भी अपील नहीं है 7 साल में। जबकि न जाने कितने माफियाओं गुंडों के घर तोड़े गए। विकास दुबे गड़बड़ करता है, 8 पुलिस वालों को मार देता है, तो विकास दुबे के गैंग के भी 9 लोग मारे जाते हैं, उनकी संपत्तियां भी ढाई जाती है। बदन सिंह बद्दो जो ऑस्ट्रेलिया भाग गया, उसकी संपत्तियां भी ढाई जाती है।
ऐसे पश्चिम के कई माफिया हैं जिनकी संपत्ति ढहाई गई, लेकिन हाँ, शायद संख्या में मुसलमान ज्यादा थे, शायद उनका माफियाज़म ज़्यादा था, शायद वो पीछे से कैरी ओवर करके आ रहे थे और आज भी माहौल को कुछ ऐसा ही समझ रहे थे। ये माहौल तो उसी वक़्त समझ में आ गया था जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने की घोषणा हुई, तो हुँ, अचानक सुओ मोटो, जबकि गवर्नमेंट फॉर्मेट नहीं हुई थी, किसी ने शपथ नहीं ली थी, लेकिन अचानक पुलिस ने एंटी रोमियो स्क्वाड बना दी और कम से कम पूरे प्रदेश में 10 से 20 हजार लोगों लड़कों की गिरफ्तारी हुई थी जो लड़कियों के साथ कॉलेज के बाद छेड़छाड़ करते थे। अभी सरकार नहीं बनी है, केवल हुँ, ये आ गया कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने आ रहे हैं और शपथ लेंगे। एक काम ये हुआ। दूसरा, अचानक स्लॉटर हाउस बंद होने लगे जो इलीगल थे, अचानक बंद होने लगे। क्यों? योगी की एक छवि थी कि गौ प्रेमी है, वो स्लॉटर हाउस बंद होने लगे। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि अगर कहीं कोई बीफ या गोमांस जैसी चीज जा रही है तो उस पर किसी को मारा जाए या लिंचिंग की जाए। सीधा सा उनका कहना था कि आप इलीगल स्लॉटर हाउस नहीं चलाएं। ये आते ही हुआ और उसके बाद आते ही बुलडोजर एक एम्बलम बन गया योगी सरकार का कि जो भी गड़बड़ करेगा, जो लड़की के साथ छेड़छाड़ करेगा, किसी लड़की के साथ अगर किसी ने रेप भी कर दिया हो, तो आप पाएंगे कि 3 साढ़े 3 हजार के आसपास ऐसे एनकाउंटर्स हुए हैं जिनको उत्तर प्रदेश के कानून की भाषा में, कार्रवाई की भाषा में हाफ एनकाउंटर कहते हैं। उनके घुटने में गोली लगी होती है, उनके पैरों में गोली लगी होती है, वो लंगड़ा के चलते हैं और बहुत सारे एनकाउंटर्स किए हुए। उन एनकाउंटर्स में भी मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। इसकी एक वजह ये हो सकती है, विपक्ष में बैठ के आप कह सकते हैं कि मुसलमान मारे जा रहे हैं। एक वजह यह भी हो सकती है कि यह कहा जाए कि शायद उनकी संख्या ज्यादा थी, शरारत करने में, छेड़खानी करने में या इस तरीके से तमाम सारी चीजें। तो वो योगी आदित्यनाथ तब केवल योगी आदित्यनाथ थे, लेकिन गवर्नमेंट खत्म होते तक उनकी छवि योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर बाबा में कन्वर्ट हो चुकी थी और वो बुलडोजर बाबा लॉ एंड ऑर्डर के इसी सख्त रवैये के चलते दोबारा योगी टू गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो गए। हाँ, इसकी कहानी एक जरूर समझनी पड़ेगी कि जब योगी टू गवर्नमेंट आती है, उस हुँ। योगी टू गवर्नमेंट में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट गड़बड़ा जाता है और उसकी सारी जिम्मेदारी आती किस पे है? खुद योगी आदित्यनाथ पे। पार्टी के थ्रू भी, अंदर खाने में भी, और विपक्ष के लिए तो चांदी की तश्तरी में सजा हुआ सोने का मुद्दा था ये। उस मुद्दे को कैच करके लॉ एंड ऑर्डर, लोडर बाबा, सख्त कानून की इस छवि को किसी तरीके से डिरेल करके अपनी स्थिति को बनाने की ये कोशिश है, जिस कोशिश का पहला पड़ाव ये 10 सीटों का चुनाव है और उसका अगला पड़ाव भी हम और आप आगे बहुत कुछ देखेंगे। अगला पड़ाव 2027। पर मनोज जी, अ, चलिए, अगर योगी आदित्यनाथ को इस तरीके से घेरा जा रहा है अ, अखिलेश की तरफ से, तो ये राजनीति में होता है। हमने तो कई बार देखा कितने ठाके लग रहे होते हैं यूपी विधानसभा में, वो भी एक अलग तस्वीर होती है जब एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। लेकिन पर्सनल अटैक, उनकी गुंजाइश आपको कहाँ दिखती है? अखिलेश तो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनके लिए देखिए क्या लिखते हैं, उनका हाल ही का ट्विटर है, ट्वीट किया उन्होंने, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते, जग में धूर्त अनंत। तो ये क्या है, किसके लिए लिख रहे हैं वो? फिर वो सफाई भी देते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा था, मैं वो नहीं कह रहा था। लेकिन पढ़ने वाले को पहली नजर में तो लगता है ना कि सीधे सीधे पर्सनल अटैक कर रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ पर। इससे तो बचना चाहिए ना, इससे उनको क्या मिल रहा है? पहले मठाधीश भी कहा हाँ, और अगर आप गौर करें तो अ, मेरा चेहरा देख लीजिए कहा, उनका चेहरा देख लीजिए, कौन असली क्या है। कौन असली क्या है। और अगर आप गौर करें तो योगी आदित्यनाथ की एक डमी बनाकर, एक, हम्म, मैं उसका नाम भूल गया उस बंदे का, ही डाइड एक्चुअली, डेथ हो गई उनकी। उनको बिल्कुल योगी आदित्यनाथ बना के वो अपने साथ सभाओं में ले जाते थे, अपने साथ जहाज पर भी ले जाते थे और उनको अपने साथ खड़ा करते थे। मैं नाम भूल गया उनका, वो उनकी मृत्यु हो गई पिछले दिनों। हम्म, वो हमेशा योगी आदित्यनाथ का एक डमी लेकर साथ चलते थे और ये बताते थे कि असली संत ये है, वो नकली संत है, क्योंकि संत को तो संतत्व चाहिए, संत सत्ता का भूखा नहीं हो सकता। तो इस तरीके की
इस तरीके का प्ली करके योगी आदित्यनाथ के संतत्व पर, उनके गोरक्षपीठ के सर्वे सर्वा होने पर, इन पर सवाल उठाना एक्चुअली एक तरीके का पर्सनल अटैक हो गया है। ये पॉलिटिकल अटैक से हटकर पर्सनल अटैक हो चुका है। पहले मैंने 2 हिस्सों में इस चीज को देखा कि अखिलेश यादव केशव मौर्य पर सबसे ज्यादा अटैक करते थे। हम्म। उसकी वजह ये थी कि केशव मौर्य पिछड़ी जात से आते हैं, मौर्य है, और अखिलेश यादव को ये सूट करता है कि उनके अलावा कोई पिछड़ा नेता उत्तर प्रदेश में हाइप लेता ना दिखाई दे रहा हो। लेकिन फिर गौर करिए कि मेरे ख्याल से सेंटर के संगठन के हस्तक्षेप के बाद केशव मौर्य जिस तरीके से संगठन सरकार से बड़ा है वाले मुद्रा में थे, वो मुद्रा उनकी मेलो डाउन हो गई। और मेलो डाउन होने के बाद अखिलेश यादव का वो कंसेप्ट क्लियर हो गया, माफ कीजिएगा, मतलब एक्चुअली वो उनका जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया। तो अब उनके निशाने पर सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ आ गए हैं, और इसमें निशाने पर लेना उसकी वजह भी है। वजह यह है कि आपको एक योगी के सत्ता में आने और मुख्यमंत्री के तौर पर सख्त शासन चलाने की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था आपको अगले 2 कदम बढ़ाने में दिक्कत देती है। क्योंकि कोई ये ना कहे कि लोकसभा का जो नतीजा है वो विधानसभा में भी रिपीट होता है। विधानसभा की अपनी स्थिति होती है और लोकसभा की अपनी स्थिति होती है। अगर लोकसभा की स्थिति यूं ही होती तो केंद्र का नजारा कुछ और होता, लेकिन हाँ, घर से वोटरों का धोखा हुआ और वो सीटें नहीं आ पाई जो आनी चाहिए थी। उसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की है, इसलिए वो उन पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं ताकि फिलहाल 10 सीटों के चुनाव पर असर डाला जा सके, योगी आदित्यनाथ पर पर्सनल अटैक किया जा सके। योगी आदित्यनाथ पर पर्सनल अटैक करने का एक और वजह है, धर्म जब जब चलता है धर्म के साथ तो वोटर हिंदू होता है और मुसलमान होता है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव के दौरान से ये धर्म जातियों में टूट चुका है। तो वो ये भी कोशिश करते हैं अखिलेश यादव कि योगी आदित्यनाथ की छवि ऐसी बनाई जाए जो 80-20 न रह जाए। पिछड़ों और दलितों को आप देखिए तो मायावती के प्रो ट्वीट करते हैं, वो मायावती के प्रो ट्वीट करते हैं, वो मायावती से कोई करीब नहीं जा रहे हैं। वजह है दलित, और वो पिछड़ों को अपने करीब लाना चाहते हैं, यादव इंटैक्ट करना चाहते हैं, इसलिए मंगेश यादव के उस पर एनकाउंटर पर सवाल उठते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि जो बंदा उस लूट में, सुल्तानपुर की लूट में, डकैती में छोड़ दिया गया वो ठाकुर था। तो उसको बताने के पीछे की वजह ये नहीं है कि ठाकुर छोड़ दिया गया और यादव मार दिया गया, ये बताने की वजह है कि योगी आदित्यनाथ पिछड़े, अगड़े या दलितों के नेता नहीं है, वो सिर्फ ठाकुरों के नेता है। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक है, पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, जिसके जरिए वो योगी आदित्यनाथ को डेंट करके अपनी जगह बनाना चाहते हैं। लेकिन जो सरकार में है, जो सत्ता में है, जो लगातार परफॉर्म कर रहा है, और इतना तो मैं कह सकता हूं कि आज अंजू पंकज भार्गव यूपी में आएंगी तो अगर वो रात में घूम रही होंगी तो उनको इस बात का डर नहीं होगा कि मुझे कोई छेड़ के निकल जाएगा। आप आइए लखनऊ में, निकलिए कभी रिवर फ्रंट की तरफ इधर जाइए तो वहां पे लड़कियां रहती हैं रात में। अब किसी गांव के किसी लड़के से कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे और उसके संग कोई गड़बड़ी कर दे, वो वहां का एक पर्सनल मैटर है। लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है कि सड़क चलते कोई लड़की चली जा रही, एक अनजान आदमी आया और उसने लड़की के संग छेड़छाड़ कर दी, एक लुटेरा आया उसने लड़की की चेन छीन ली। ये ऑन ग्राउंड चलना फिरना दूभर हो जाने जैसी बात होती है। ये लॉ एंड ऑर्डर की सेंसिटिव सिचुएशन होती है। वो सिचुएशन मैं मान के चलता हूं कि उत्तर प्रदेश में काफी समय बाद मैंने देखी है। हाँ, मायावती को मैं इस मामले में मानता हूं कि मायावती का शासन भी बहुत सख्त था, लेकिन हाँ, योगी आदित्यनाथ के आने पर ये बदलाव हुए हैं, और ये बदलाव संभवतः विपक्ष को और खासकर अखिलेश यादव को अकर रहे हैं,
और इसी वजह से वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को नहीं, किसी मुख्यमंत्री को नहीं, बल्कि सीधे संत को टारगेट कर। सर, आपने मंगेश यादव का एनकाउंटर याद दिलाया, उसको लेकर बड़ा बवाल हुआ। ये भुला दिया अखिलेश यादव ने कि वो मतलब उस पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं, वो अपराधी है, ये सब भुला दिया, लेकिन जाति पर ध्यान दिया गया। अभी वो एसटीएफ को लेकर सरेआम ठोको फोर्स बता रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि देखिए वो तो सिर्फ एक पर्टिकुलर जमात को टारगेट करते हैं। यादवों को लेकर भी बहुत राजनीति हो रही है कि देखिए एसटीएफ में तो 21 पद हैं जिनमें 2 ही ओबीसी हैं, बाकी सब तो एक पर्टिकुलर जाति के हैं। तो क्या यादव वोट बैंक जो है, कहीं ना कहीं अब ऐसा लगने लगा है अखिलेश को कि वो भी छिटक रहा है, या उस क्योंकि यादवों को लेकर भी वो बहुत कुछ कह रहे हैं, जैसे कि यादव उनसे दूर जा रहा हो, मुस्लिम की बात तो करते हैं, लेकिन यादवों को लेकर भी अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। वो हर जगह यादव ढूंढ रहे हैं कि यहाँ यादव नहीं है, वहां नहीं है। वो अपने जमाने में भूल जाते हैं कि पूरी की पूरी पुलिस में यादवों की भर्ती होती थी। देखिए, सबसे पहले तो ये मसला जातिगत हो जाता है, और यही पॉलिटिकल लोग ये बताते हैं कि देखिए जातियों पर बात हो रही है, चुनाव जातियों पर हो रहा है, चुनाव विकास पे होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पे होना चाहिए, आउटपुट पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन बात जातियों की हो रही है। अभी के आंकड़ों को अगर देखें या पिछले चुनाव को अगर देखें, तो पिछले चुनाव में यादव दो तरीके के, जो कंवरिया यादव हैं और दूसरे यादव जो हैं, इनमें एक यादव तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ नो डाउट गया था। वजह थी नरेंद्र मोदी, वजह थी यहां पर योगी आदित्यनाथ। तो वो कॉम्बिनेशन काम करा, और उस कॉम्बिनेशन में यादव भी सरका। दलितों में अगर जाटवों को छोड़ दिया जाए, तो एक बहुत बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया। लेकिन इसमें एक चीज जाननी होगी कि ये जो दलित, ये जो यादव, कुर्मी, शाक्य, कोरी, मौर्य, ये सब एक कैप्सूल में थे, और वो कैप्सूल कहलाता है हिंदू वोटर। अब वो कैप्सूल खुल गया है। अब इसमें बात इस बात की नहीं है कि अखिलेश यादव यादव की बात क्यों करते हैं। यादव की बात इसलिए हो रही है कि कम से कम यादव के एक मौके पर यादव को इंटैक्ट रखने का कोई मौका छूट न जाए, मौका छूट न जाए, ये उसकी प्रैक्टिस है। दो ही बातें तो हुई हैं। एक, बुलडोजर पर रोक लगी है, दूसरा मंगेश यादव के एनकाउंटर का मुद्दा आया है। तो बुलडोजर के रोक लगने पर, सुप्रीम कोर्ट में मसला आने पर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद, सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद, यही तो आया कि मुसलमानों के मकान गिराए जा रहे हैं। तो ये क्यों है? ताकि मुसलमान इंटैक्ट रहे। मंगेश यादव का एनकाउंटर उठाया गया। मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन कोई किसी अन्य जाति या धर्म का कोई गुंडा माफिया मारा जाता है। मुझे उस दिन को देखना है कि तब टिप्पणी क्या होती है। अगर वो टिप्पणी उस वक्त है, तो मैं आपको बता दूंगा कि अगड़ों पर अगर कोई अगड़ों का कोई गुंडा अगर मारा जाता है, तो उस पर टिप्पणी नहीं होगी। लेकिन पिछड़ों और दलितों के किसी भी जात का अगर कोई किसी पुलिस की गोली का शिकार हुआ या पुलिस पर उसने हमला किया, आपको टिप्पणी भी मिलेगी, बयान भी मिलेगा, बवाल भी मिलेगा। कुछ नहीं है, सीधे तौर पर ये नायब सिंह ने का मसला कन्नौज का आया। कन्नौज में तो उन्होंने हाथ झाड़ लिया कि हमारी तो पार्टी में नहीं है। लेकिन अयोध्या में जो आरोपी था वो मुस्लिम था, लिहाजा वहां पे स्टैंड ले लिया। तो ये पूरी एक बिसात है असल में। इस बिसात में कब घोड़े की ढाई चाल चलनी है, कब हाथी सीधे चलेगा, कब पौन को आगे बढ़ाना है, ये सारी एक बिसात है। और इस बिसात के हिसाब से वोटरों को इंटैक्ट करने का एक तरीका है, वही है। और मंगेश यादव के या मुद्दे पर या किसी दूसरे मुद्दे पर ये सारी टिप्पणी, इसमें मैं इस पॉइंट को नहीं मानता हूं कि यादव उनसे कहीं छिटक रहा है और उनको छिटकने का खतरा है। यादव कहीं छिटक ना जाए, लिहाजा प्रैक्टिस कर, ये उसके लिए। मतलब उसे प्रोएक्टिव होकर सोचा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए मैं इनकी बात करूं, कहीं ऐसा ना मोईद खान की बात करते करते मेरा यादव हाथ से निकल जाए। हाथ से निकल जाए। ये, हाँ, इस पे जरूर एक बात कहना चाहूंगा
कि एक समय आया था अखिलेश यादव की सरकार में जब मुलायम सिंह के रिमोट से सरकार नहीं चल रही थी और अखिलेश यादव ने पूरी सत्ता अपने हाथ में संभाल ली थी, एक्चुअली पार्टी भी संभाल ली थी। ये वो वक्त था जब यादव इस बात की शिकायत करते थे, सॉरी माफ कीजिएगा, यादव ही इस बात की शिकायत करते थे कि हमारी पार्टी में सुनवाई 1 से लेकर 110 तक पहले मुसलमानों की होती है, उसके बाद यादवों की सुनवाई होती है। तो उस समय यादव नाराज हुआ, खैर पार्टी को चुनाव हारना भी पड़ा। तो अब ये प्रैक्टिस है कि हमारे जो कोर वोटर हैं, हमारा जो एक बड़ा वोटर हमारे साथ आ गया है, खासकर लोकसभा चुनाव में भी, इस वोटर को में हमको ये भेद पैदा नहीं होने देना चाहिए कि हम सिर्फ मुसलमान मुसलमान कर रहे हैं या यादव यादव कर रहे हैं। तो हम यादव यादव भी कर रहे हैं, मुसलमान मुसलमान भी कर रहे हैं। उस वो ये सारा गेम प्लान है और इसी गेम प्लान का जो टारगेट है वो लास्टली 2027। पर ये जो सीटें लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीती, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, क्या इसके लिए जो मंथन हुआ होगा समाजवादी पार्टी में, उसमें ये बात भी सामने आई कि ये इसलिए जीत गए क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो अपने लिए उम्मीदवार मैदान में उतारे थे वो पुख्ता नहीं थे, मजबूत नहीं थे? क्योंकि कहा जाता है ना 35 से 36 सीटें तो ऐसी थी जहां पर योगी आदित्यनाथ की नहीं चली थी। ऐसे कैंडिडेट उतार दिए गए थे जो एक दिन पहले या 2 हफ्ते पहले या 2 महीने पहले बीजेपी में आए थे, पैराशूट कैंडिडेट्स थे, उनको टिकट दे दिया गया, योगी की बात नहीं सुनी गई, इसलिए बीजेपी वो सीटें हारी और इसलिए उन सीटों को अखिलेश की पार्टी ने जीत लिया। तो क्योंकि देखिए अगर ऐसा है तब तो उनके पास वो वोटर हमेशा के लिए आ गया है, ऐसा भी नहीं है। राजनीति में तो स्विंग वोट रहता है ना, इधर उधर चलते रहते हैं, तो कोई ऐसा थोड़ी कि स्विंग वोट इधर आने से वो जीत गए और इसलिए उनको पता है कि अभी 10 सीटों पे चुनाव होंगे या आगे जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो वो वोटर हमारे साथ रहेगा ही रहेगा, इस बात की गारंटी नहीं है, वापस भी जा सकता है। इसीलिए इतनी माथापच्ची हो रही, पीडीए वगैरह, इसीलिए सब कुछ चल रहा है। देखिए जब 60 का आंकड़ा, 60 से 65 का आंकड़ा जब 30 32 35 पे सिमटता है आके, तो इसको स्विंग कहना थोड़ा सा पॉलिटिकली गड़बड़ हो जाएगा। ये एक्चुअली शिफ्ट था, ये पूरी तरीके से शिफ्ट था। इस शिफ्ट के पीछे की दो कहानी है। एक योगी वन सरकार के रहते रहते संगठन में और सेंट्रल में 36 का आंकड़ा होना शुरू हो गया था। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अपने टिकट मांगे होंगे, वो बैठकों में शामिल रहे, सेंट्रल के अपनी नीति होगी और बहुत सारी दूसरी पार्टियों के लोग पार्टी में शामिल हो गए और उनसे वायदा किया गया होगा टिकट लेने का। लिहाजा ये तलखी, ये नाराजगी नेताओं से होती हुई कार्यकर्ताओं तक थी। वजह यह भी रही कि कार्यकर्ता सक्रिय नहीं हुए और कार्यकर्ताओं के अपने काम सरकार के जरिए नहीं हो पा रहे थे। कुल मिलाके जैसे अखिलेश यादव के परिवार में जब विघटन हुआ था, जब चाचा अलग हो गए थे, वो फैमिली अलग हो गई थी और बहुत झंझट चल रहा था, उस पूरे विघटन का नुकसान किसको उठाना पड़ा? अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव को उठाना पड़ा और वो तो विधानसभा का चुनाव था। विधानसभा में तो उनका कोर मुस्लिम वोटर या यादव वोटर कहीं जाता ही नहीं, लेकिन उनको उस लोग तय नहीं कर पाए कि शिवपाल के साथ जाएं कि अखिलेश के साथ जाएं कि रामगोपाल कितने रिलायबल है, इस पर हो गया। ठीक वैसी ही पिक्चर इस बार घरेलू लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी की बनी। इस लड़ाई में दो चीजें हो गई। जब कहते हैं ना कि जब वक्त होता है तो आपको बॉल पर जाके बैट नहीं चलाना होता है, आपके बैट पर बॉल आ रही होती है। तो वो सिचुएशन जो खुद पार्टी ने और सरकार ने उत्तर प्रदेश में, मान लीजिए 60 की 60 सीटें आ गई होती उत्तर प्रदेश, 60 की 60 ही आ गई होती है, तो सेंट्रल में तो भारतीय जनता पार्टी अपने बहुमत में सरकार बनाती ना। और सबसे ज्यादा एश्योर कहां थी भारतीय जनता पार्टी? उत्तर प्रदेश से। क्यों? राम मंदिर यहीं पे, बनारस यहीं पे, यह हिंदुत्व की प्रयोगशाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से। इसी राम मंदिर, इसी उत्तर प्रदेश, इसी अयोध्या की वजह से पार्टी सत्ता में भी आई थी। तो ये हमेशा उनके घर की तरह था, लेकिन धोखा कहां से हुआ? घर से। इसी दौरान अखिलेश ने पीडीए खड़ा किया। इस पीडीए में जाति, धर्म, दलित, पिछड़ा, अगड़ा
सब देख के हिसाब से टिकट दिया गया। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी जो टोटल न्यूट्रलाइज हो चुकी थी, वो कहीं काम नहीं आई। ना वो वोट काट पाई, ना वो सीट कन्वर्जन कर पाई। तो सीधा सीधा वोट या तो भारतीय जनता पार्टी को जा रहा था या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को जा रहा था। उस वजह से सीटों के आंकड़े का जो फर्क नजर आ रहा है वो ऐसे नजर आ रही बात कि आज वोटर किसी के साथ है तो कल वोटर किसी के साथ होगा, ये ट्रेंड है। एक लहर चलती है, फिर उसी लहर के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी आती है और उस एंटी इनकम्बेंसी पे वोटर का भाव बदल जाता है। वो वोटर जो कल तक हिंदू की तरह काम कर रहा था, वो वोटर आज जातियों पे काम करने लगा। उसके पीछे स्ट्रेटेजिकल बहुत सारी गलतियां हैं, जैसे अब की बार 400 पार, फिर अयोध्या में बैठ के लल्लू सिंह ही कह देते हैं कि हम संविधान बदल देंगे इसलिए 400 चाहिए। वहीं से बात बताइए। बिगड़ना शुरू हो जाती है। मैसेज फैल जाता है कि आरक्षण खत्म किया जाएगा। अब उस मैसेज को फैलाने में ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सक्सेस हो गई। दूसरा, आपकी पार्टी, आपका संगठन और सरकार इंटैक्ट नहीं थी, लिहाजा वो उससे मुकाबला नहीं कर पाई। लल्लू सिंह 2 महीने पहले से चुनाव हार रहे थे। मैं लल्लू सिंह की बात इसलिए कर रहा हूं कि अयोध्या आ रहे हैं आप, और फैजाबाद। अयोध्या हाँ, फैजाबाद वो आपके लिए एक एम्बलम बन गया है। अवधेश प्रसाद को आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव सबसे सामने की सीट पर बैठालते हैं ताकि वो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा याद दिलाती रहे कि जहां पे आपने मंदिर निर्माण करके पूरा किया है वहां आ रहे हैं। तो वो स्ट्रेटजी वहां पर इस तरीके से कामयाब रही। मुझे लगता है कि सेंट्रल और में जिस तरीके से इंटैक्ट हो जाएंगी ये सारी चीजें, यही सारी समीकरण अपने आप आपको बदले हुए दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैं योगी आदित्यनाथ से हटकर बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय यह सोचना होगा उनको कि इस कांग्रेस समाजवादी गठबंधन के सामने आप दलित और पिछड़े को कैसे इंटैक्ट करेंगे। प्रैक्टिस यहां पे आनी पड़ेगी, वरना हर मुद्दे पर आप हमला खाते जाएंगे और किसी एक आदमी को झेलने के लिए छोड़ देंगे और वो आदमी होगा योगी आदित्यनाथ। पर अभी जिस तरह से, जैसे आपने कहा ना कि बुलडोजर वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन ये भी सच है कि जिन जिन की संपत्तियों पर या जिन जिन के घरों पर बुलडोजर चला वो अवैध थी, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके ही बनाई गई थी, नियम कायदों के हिसाब से उनके घर पर बुलडोजर चला। पर आपको लगता है कि जिस तरह से मौर्य शांत हुए, एक तरह से फिर से अपने रौद्र रूप में लौटे हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अब उनके आसपास के जो बहुत उछल रहे थे वो सब बैठ गए हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बौखलाहट अखिलेश यादव में है, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा तो उनका कामयाब नहीं हो पाया मौर्य को आगे करके जो कर रहे थे, तो इसलिए भी शायद आजकल इतना ज्यादा वाकयुद्ध देखने को मिल रहा है। एक तो दो बातें समझनी पड़ेगी कि केवल अतिक्रमण करने वाली चीज ही अवैध नहीं हम्म। होती। एक ये है कि आपके पास 2000 स्क्वायर फुट की जगह आपके नाम अलॉट है, आपने 2100 स्क्वायर फुट पे घर बना लिया तो आपने इलीगल बना लिया। आपके पास एक मंजिल का नक्शा पास है, आपने दो मंजिल बना लिया, आप इलीगल है। हर बिल्डिंग बायलॉज होते हैं कि आपको इधर से छज्जा निकालना है, इधर से सेटबैक छोड़ना है, राइट सेटबैक, बैक सेटबैक आपको छोड़ना है। आपने नहीं छोड़ा, आपने इलीगल काम किया है। आपने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके घर बनाया हुआ है, आप इलीगल है। आपने सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया है, आप इलीगल। मेरा दावा है कि करीबन 18,000 से 20,000 घरों पर बुलडोजर चल चुका है। क्या उनमें से एक आदमी नहीं निकला जो अपने कंस्ट्रक्शन को, अपनी बिल्डिंग को, अपने निर्माण को लीगल ठहराते हुए सरकार को कोर्ट में चैलेंज करता और कहता कि मेरा घर लीगल था और इलीगल बताकर उसको गिराया गया? एक नहीं है, 7 साल में एक नहीं है। तो पहली बात कि बात यही है कि जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक कर रहे हैं। जब आपकी एक गलती पकड़ी जाती है तो आपके रिकॉर्ड चेक होते हैं, फिर आपके रिकॉर्ड चेक होते हैं, फिर उसमें तमाम सारी संस्थाएं और इन्वॉल्व होना शुरू। तो फिर अगर मुख्यमंत्री ने मांगा है कि जरा देखो इनके कंस्ट्रक्शन देखो कहां कहां है, किसके किसके नाम है, क्या है, तो फिर अगर किसी ने पत्नी के नाम ले रखा है, बच्चों के नाम ले रखा है, बड़े भाई के नाम ले रखा है,
तो एक गैंगस्टर का जो एक्ट है, वो एक्टिव। गैंगस्टर एक्ट, वो एक्ट ही ये कहता है, उसमें तो अमेंडमेंट हो चुका है, वो तो एक्ट ही कहता है कि सबकी संपत्तियां सीज हो जाएंगी, गैंग मेंबर्स की सीज हो जाएंगी। तो उसके उसको इसलिए स्ट्रेंथन किया गया है, उसको इसलिए इतना वृहद बनाया गया है कि कल को अब ये अगर बनाया गया है तो उसके पीछे की वजह है कि कल को मान लीजिए किसी और की सरकार हो, तो क्या ये सख्त कानून उनको लाभ नहीं देगा, उनको फायदा नहीं देगा? बिल्कुल देगा। और अगर केवल एक माफिया के चक्कर में उसके 500 साथी भी अपना घर खोते हैं, अपनी संपत्ति खोते हैं, तो कल से किसी को समझ में आएगा ना कि हमें गैंगअप नहीं होना है किसी के साथ। ऐसे ही तो चीजें कंट्रोल होती हैं। हाँ, बात रही केशव मौर्य के मेलो डाउन होने की, तो ऊपर से जो भी फैसला किया गया, उस फैसले के बाद केशव मौर्य मेलो डाउन है। मीटिंग्स में दिखते हैं, ब्रजेश पाठक भी दिखते हैं, केशव मौर्य भी दिखते हैं। अब कहीं किसी तरीके की एक्टिविटी चल नहीं रही है। और योगी आदित्यनाथ का कॉन्फिडेंस, मैं बता रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिन बयानों से बच रही है, वो योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। जैसे पाकिस्तान या तो खत्म होगा या उसका हिंदुस्तान में विलय होगा। इट्स अ सेंट्रल सब्जेक्ट, पर योगी आदित्यनाथ अपनी छवि के मुताबिक, अपनी छवि को नेशनल देने के लिए इस तरीके का बयान देते हैं। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। बुलडोजर चलाने के लिए हाथों में ताकत चाहिए। ये सारी जो बातें हो रही है, मतलब सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर पे बोल रहा है और योगी आदित्यनाथ बुलडोजर के लिए ऐसे बात कर रहे हैं। ये उनका अपना एक पर्सनल स्टाइल है, जो इस स्टाइल से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, चाहे अपना संगठन और पार्टी हो, चाहे अपनी सरकार हो या विपक्ष हो। और विपक्ष के लिए ये इमेज जो है, ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित होती है कि अगर इस व्यक्ति ने इसी अंदाज में काम किया, तो हम लोकसभा तो चलो ओके है कि हम गड़बड़ कर गए, लेकिन विधानसभा चुनाव का प्रारूप ही अलग होता है, बिल्कुल। असर ही अलग होता है, तरीका ही अलग होता है। क्या हम वहां पर इनको डैमेज कर पाएंगे? क्या हम अपना वे आउट बना पाएंगे? क्या हम ऐसा तो नहीं कि तीसरी बार भी सरकार रिपीट हो जाए, क्या हम इस सरकार को रिपीट होने से बचा पाएंगे? और अपनी सत्ता तो पिछले 2 बार से नहीं है, वो वापस चाहेगी। हाँ, कांग्रेस को मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में रोमिंग लगती है, क्योंकि यहां का नेटवर्क समाजवादी पार्टी के पास है। कांग्रेस ने तो खुद ही सालों बाद अपनी जमीन पाई है यहाँ पे। अभी कांग्रेस को बहुत कुछ करना है, इसलिए जब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है, तो उसको समाजवादी पार्टी के साथ ही चलना होगा। और यही वजह है योगी आदित्यनाथ अखिलेश की की बौखलाहट की। इमेज की। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ का अपना स्टाइल है ना, वो स्टाइल जो है वही तकलीफ दे रहा है अखिलेश यादव को, और उसी स्टाइल को वो बार बार टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो उनको याद रखना पड़ेगा, वो कहते हैं ना, अपने गिरेबान झांकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उनके जमाने में क्या होता था। और यही लॉ एंड ऑर्डर यूएसपी है योगी आदित्यनाथ के, और लोगों को यही पसंद है, इसलिए उनके पीछे खड़े हैं। आपने इस विषय पर विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी। मनोज जी, आपने मेरे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।